कैपिटल गेन्स का फर्स्ट लेक्चर. व्हाट इज कैपिटल गेन्स? फोर्थ हेड ऑफ इनकम आफ्टर पीजीबीपी. नाउ द ड्रामेटिक इनिंग इज स्टार्टिंग ऑफ कैपिटल गेन्स. सर ड्रामेटिक क्यों? ड्रामा ही है पूरा, सब स्पेशल केसेस है एक से एक. ठीक है ना, मल्टी स्टारर मूवी बोल सकता मैं इसको. ठीक है, क्या रहता है कैपिटल गेन्स? अगर मैंने गुड्स खरीद के लाए और बेचे, सर क्या गुड्स, वो पीजीबीपी हो गया. और अगर मैंने कोई कैपिटल एसेट बेचा, कैपिटल एसेट है कौन सा? जैसे मशीनरी बेच दिया, लैंड बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, कार बेच दिया, तो इन दैट केस जो गेन होगा दैट माइट बी कैलकुलेटेड एज अ कैपिटल गेन. व्हाई? कैपिटल एसेट इज सोल्ड. सर यानी आपका ऐसा बोलना है कि अपने घर में अगर डाइनिंग टेबल है, अपने लिया था 12,000 में और अब अगर अपन उसको 15,000 में बेच दिया तो अपने को उस पर टैक्स लगेगा? नहीं, कुछ कुछ चीजें एग्जेम्प्टेड है. अरे बाप रे, हाँ, अरे बाप रे का मतलब है बहुत सारी चीजें एग्जेम्प्टेड है. अब वो अपने को देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजों पे नहीं लगता, कौन कौन सी चीजों पे लगता, एंड वगैरह वगैरह. चलो ठीक है, फटाक से लेते. अगर कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो उस पे जो गेन होता दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन्स एंड टैक्सेबल अंडर द हेड, अंडर एज ए इनकम. ठीक है, अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. एनी प्रॉफिट और गेन्स arising from the transfer of capital asset effected in the previous year will be chargeable to tax under the head capital gains. Any profit or gains arising from the transfer of capital assets. ट्रांसफर सबसे बड़ा वर्ड है इसमें, ट्रांसफर. दूसरा वर्ड है कैपिटल एसेट. तीसरा इन द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टैक्स अंडर द कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर in which the transfer took place and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. अब मेरे लिए बड़े क्वेश्चन है ट्रांसफर और कैपिटल एसेट. काय को ट्रांसफर बोलेंगे अपन? सेल किया तो सेल नहीं, एक्सचेंज किया तो भी हो जाता. ठीक है ना, सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट्स ऑफ राइट्स. आगे पढ़ते अपन क्या क्या है. पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड. सर आप आधे बीच में क्यों लाके छोड़ देते? ताकि क्यूरियोसिटी रेज रहे. अगले पॉइंट पे आप आईब्रोज ऊपर करके ध्यान दो. डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर. ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन. किसको आप ट्रांसफर नहीं बोलते? फॉर कंप्यूटिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नॉलेज ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. देखो आपको मैं क्यूरियोसिटी रेज करने के लिए बता रहा. अब अपने को क्या क्या देखना है? कैपिटल एसेट यानी क्या, ट्रांसफर यानी क्या, उसके बाद में विच transactions are not regarded as transfer. फिर what is cost inflation index. उसके बाद में separate method for computation of capital gain in respect of depreciable asset में क्या करते होंगे? हमको मालूम है सर depreciable asset में हमने पीजीबीपी में देखा था. depreciable asset के केस में सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता एंड दैट टू ओनली इन टू केसेस. आइदर ब्लॉक इज एम्प्टी या फिर ब्लॉक में एसेट है लेकिन डब्ल्यूडीवी इज निगेटिव. डब्ल्यूडीवी निगेटिव है तो कैपिटल गेन और ब्लॉक एम्प्टी है तो कैपिटल लॉस. दैट टू शॉर्ट टर्म. वेरी गुड, मस्त नॉलेज है आपको. बस उसी को थोड़ा पॉलिश करके खत्म कर देंगे. एग्जम्पशन इन केसेस वेयर कैपिटल गेन्स आर इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड एसेट. मैंने एक मकान लिया था 1982 के अंदर में. मैंने यार मेरे पेरेंट्स ने 1982 में एक मकान लिया था. वो अभी 2019-2020 में बेचा. लिया था तब कीमत थी 2 लाख रुपए, बेचे तब कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 50 लाख. लिया था कितने में? 2 लाख में. तो 1 करोड़ 48 लाख का कैपिटल गेन, इस पर टैक्स लगेगा सर. सर बेच के मिलेगा क्या? अगर 20% 30% कुछ भी टैक्स लगाएंगे तो सर 40-40 लाख का टैक्स लग जाएगा. हाँ तो फिर मजा नहीं लिया आपने. 2 लाख का एसेट तुमने 1.5 करोड़ में बेचा तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा. नहीं सर वो तो भरना पड़ेगा, लेकिन कोई जरिया है क्या जिसके थ्रू वो एग्जेम्प्ट हो सकता? यस, वही तो बात कर रहा मैं. एग्जम्पशन इन केसेस वेयर कैपिटल गेन्स आर इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड एसेट्स. अगर हमने कहीं तो भी वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो एग्जम्पशन मिलने के चांसेस है. तो मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारा चीजें कैपिटल गेन्स में. ऐसी भूख लग रही. कैपिटल एसेट यानी क्या? कैपिटल एसेट बिल्डिंग, कार, गोल्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स. डेफिनेशन वाइज जाते अपन क्या कर रहे? एग्जाम्पल दे रहे. वी आर नॉट सीइंग व्हाट इज कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट मीन्स लेक्चर स्टार्टेड फ्रॉम हियर एट. व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट मीन्स, अब डेफिनेशन एक तो इंक्लूसिव होंगी या फिर निगेटिव होंगी. सर निगेटिव यानी एक निगेटिव स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि ये सब चीजें हैं एक्सक्लूडिंग दिस. देखो, अ कैपिटल एसेट मीन्स
प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी। कोई भी चीज अगर तुम्हारे पास में है तो वो कैपिटल एसेट है, वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। आपके बिजनेस प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो। ओके, वॉट एवर यू हेल्ड, क्या लिखा है उसमें, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ प्रोफेशन और बिजनेस, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मैं नहीं पढ़ूंगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हेल्ड बाय FII, ठीक है ना, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन held by FII which has invested in such securities in accordance with the regulations made under the SEBI Act। ये ज्यादा का पॉइंट है, अपने लिए काम की चीज जितनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी whether related to business or profession or not, और any securities held by FIIs according to SEBI। एक्सक्लूजन, लेकिन हर प्रॉपर्टी नहीं आएंगी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट द फॉलोइंग। एक, स्टॉक इन ट्रेड। सर स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता क्या? नहीं, वो बिजनेस में आ गया ना, लेना बेचना जो है वो बिजनेस में आ गया, इसलिए स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट। स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन बी अबव, यानी अगर एफआईआई ने अगर लेके रखे होंगे शेयर्स तो भले ही वो बिजनेस के लिए भी लिए होंगे तो भी उस पर कैपिटल गेन ही अट्रैक्ट होता। बाकी सब केस में स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपके पास में शेयर्स भी अगर आप ले रहे बेच रहे होंगे तो देन इट इज अ बिजनेस वन। अगर आप घर ले रहे घर बेच रहे होंगे तो भी वो बिजनेस के हिसाब से गुड्स है। बाकी सब में स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट। तो अपने को सेकंड वाला पॉइंट, ये वाला बी वाला पॉइंट वैसे भी कोई खास काम का है नहीं अपने, तो अपन अपना नॉर्मल बात करें। स्टॉक इन ट्रेड raw material or consumables held for the purpose of business or profession। stock in trade, raw material, consumables held for the purpose of business or profession। बिजनेस के लिए जो भी रॉ मटेरियल लाया होगा, बना के प्रोसेस करके बेच रहे होंगे, कंज्यूमेबल्स यानी ऑयल वगैरह वगैरह जो भी चीजें रहती होंगी जो मशीनरीज में लगती होंगी, बेल्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमेबल्स। एंड स्टॉक इन ट्रेड, लाना ले जाना, ला के बेचना का जो काम कर रहे हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। Capital asset means any property in kind held by an SSE except stock in trade, raw material and consumables used in business। Second, personal effect, it doesn't includes personal effect। सर नहीं समझा, वही समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। पर्सनल इफेक्ट है ना, जो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक्टिवा, स्कूटर, व्हीकल, कार, शर्ट, पैंट, हैट, ब्रासलेट, अंगठी, ये सब पर्सनल इफेक्ट्स है मेरे। These are all my personal effects। Even my bed, even the furniture, even the sofa set as well as dining table, all those things are considered as personal effects। ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ही नहीं है। मालूम मैंने क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैंने मेरी एक्टिवा 50,000 में लिया और मैंने उसको 1.5 लाख में बेचा तो वो 1 लाख की इनकम कोई भी हेड में नहीं आती, अदर सोर्सेस में भी नहीं आती। इफ एनी एसेट और प्रॉपर्टी सोल्ड विच इज नॉट रिगार्डेड एज कैपिटल एसेट नॉर इट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी, देन वो केस में मजा भी आ सकता। सो पर्सनल इफेक्ट, सर तो गोल्ड वगैरह बेचे तो पर्सनल इफेक्ट, सर उसके ऊपर में कैपिटल गेन आया तो देखते, अपन ने थोड़ा अधूरा पढ़ा है, पूरा पढ़ते। पर्सनल इफेक्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। क्या बोले इन्होंने? देखो उन्होंने बोला पर्सनल इफेक्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। मेरे पास में MF हुसैन की बनाई हुई माधुरी है। सर माधुरी तो दीक्षित ने अबे पेंटिंग बोल रहा मैं, तो माधुरी दीक्षित जी का फोटो है मेरे पास में, सो इट इज अ कैपिटल एसेट। मेरे पास में कोई ड्राइंग है, कोई स्कल्पचर है, एक आधी वो मूर्ति है, इश्क पिक्चर के में की एक मूवी में देखेंगे ना आपने, मूवी वो मूर्ति टूट जाती है और एनीवेज, तो वो वाली मूवी बोलो, ये सब चीजें मेरे लिए क्या होगी? कैपिटल एसेट है। सर हमको देखना पड़ेगा मूवी, देख सकते हैं आप पढ़ाई करने के बाद में। वापस, any property held in kind by the assessee is treated as capital asset except stock in trade, raw material, consumables held for the purpose of business except personal effects। but personal effect doesn't include jewelry। सर 2 बार नहीं यानी 1 बार, हाँ बराबर है। कैपिटल एसेट का एक्सेप्शन पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट का एक्सेप्शन ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट। गोल्ड, ज्वेलरी, बुलियंस, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, all those things are
कैपिटल एसेट्स। रूरल एग्रीकल्चर इन लैंड इन इंडिया, मेरे पास में खेत है, कहां पर है ये इंपॉर्टेंट है। अगर खेड़े पर है, अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में है, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरियाज इट इज कैपिटल एसेट। सर रूरल एरिया यानी क्या? 8 किलोमीटर दूर, कहां से? जहां से नगर परिषद महानगर पालिका की बाउंड्री आती है वहां से 8 किलोमीटर। ये सब चीजें डिफाइंड है, आपको टेंशन लेने का काम नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड नॉट सिचुएटेड विद इन स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। The agricultural land described in A and B below, having land situated within the specified urban limits, would fall within the definition of capital asset, and transfer of such land would attract capital gain tax. देखो एग्रीकल्चरल, ये जो दोनों हैं ये एक्सेप्शन नहीं है। काय के एक्सेप्शन नहीं है? कैपिटल एसेट के। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया के एक्सेप्शन हो सकते हैं। Agricultural land situated in any area within the jurisdiction of municipality or cantonment board having population of not less than 10,000। कौन से एरिया में? situated in any area within the jurisdiction of municipality or cantonment board having population of not less than 10,000। जो सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है और उसके कंटेनमेंट एरिया में, उसके जुरिस्डिक्शन में अगर आपकी लैंड आती होंगी तो अर्बन लैंड। सर 10,000 पॉपुलेशन, बेटा मैक्सिमम खेड़े जितने अपन सुनते ना ऐसे जनरल खेड़े तालुका प्लेस छोड़ के, तो 5,000, 6,000, 8,000 ही पॉपुलेशन रहती है खेड़ों की। 2,000, 2,500, 2,500 ऐसी ही रहती। 10,000 यानी बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो 10,000 के ऊपर हो गया तो वैसी नगर यानी वहां पे बड़ा नगर परिषद या समथिंग लाइक दैट विल बी देयर इन। और agricultural land situated in any area within such a distance measured aerially in relation to the range of population as shown here under। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है तो वो गांव के 2 किलोमीटर की एरिया, कितनी? 2 किलोमीटर की एरिया अर्बन, और वो गांव के 2 किलोमीटर की बाहर की एरिया रूरल। अगर जो सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं आकोट की, Are you getting it? I am talking about say खामगांव, I am talking about say नांदुरा। तो जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख, मूर्तिजापुर 1 लाख से 10 लाख है, तो उनकी कितने किलोमीटर का दायरा अर्बन में आता? 6 किलोमीटर से कम वाला वो आता अर्बन में। उससे ज्यादा गया तो फिर रूरल में, और रूरल में गया तो क्या हो गया फिर? रूरल लैंड। फिर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी, मैंने अगर खाता, मैं तो 10 लाख वाला हूं ना, हाँ, ग्रेटर देन 10 लाख, मेरी सिटी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कितनी एरिया? 8 किलोमीटर की एरिया में आता अर्बन और 8 किलोमीटर के बाहर आता रूरल। तो जब मेरे को खेत लेना था, मैं खेत ले रहा आज 20 लाख का, ये कल चल के 10 साल के बाद में बेचेंगे तो 2 करोड़ रुपए आएंगे, और मेरे को ये 20 लाख के खेत को जब 2 करोड़ में बेचूंगा तो मेरे को कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, उसको गांव से बराबर 9 किलोमीटर दूरी पे लिया। लोग मेरे को बोले यार तू इतना दूर क्यों चले गया? मतलब लोगों के 20-20 किलोमीटर रहते, दूर कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के 1.5 किलोमीटर आगे लेके गया ताकि मैं अर्बन लैंड नहीं कहलाऊं मेरी लैंड को, मेरे को कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना। तो आई शुड टेक, ये कब लेना पड़ता खबरदारी? बिफोर आई परचेज द लैंड। लैंड लेने के बाद में क्या फतरा दिमाग लगाऊंगे उसके ऊपर में? यानी रूरल लैंड लिया तो स्टैम्प ड्यूटी कम लगती, बाकी प्रॉब्लम्स कम आते, जो प्रिविलेजेस मिलती इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के वो ज्यादा मिलते, इतने फायदे होने के बाद में माथे में खाजे मेरे जो अर्बन एरिया में लूंगा। सो आई हैव टेकन केयर दैट मच, वन शुड टेक केयर। 8 किलोमीटर के बाहर की एरिया, दैट इज कॉल्ड एज रूरल लैंड। ओके, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, क्या चल रहा है अपना टॉपिक? अपना टॉपिक अभी भी वही चल रहा, कौन सा वाला? What are the exceptions to capital asset? Capital asset means property of any kind held by SEC, कोई भी, except stock in trade, except personal effect, excluding jewelry, और except rural agricultural land, except gold deposit bonds, except 6.5% gold bonds, except special bearer bonds। सब एक ही चीजें लगी मेरे को आज तक की। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो भी स्कीम के तहत जो भी बॉन्ड्स इशू किए जाते दीज आर, और वो बॉन्ड्स लेते समय अपने लिया होगा 4 लाख में, बेचते समय गए होंगे 10 लाख में, तो 6 लाख पे कैपिटल गेन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स। 3 चीजें, कुछ चीजों को कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में से गायब कर दिया, कोई चीजों को ट्रांसफर के डेफिनेशन में से गायब कर दिया, और कोई ट्रांजैक्शन को एग्जेम्प्ट कर दिया। यानी 5 में से 3 चीजें तो एग्जेम्प्टेड है, 2 चीज पर टैक्स मिलता है आपको।
उसमें भी आप रोते कि हर चीज पे टैक्स ले रहे करके, लो आप। एनीवेज, सो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991 इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब बॉन्ड्स जब भी रिडीम होते हैं, जब भी उसका अपन कैश कर लेते, इसको इनकैश करते, एट दैट टाइम it will not attract the capital gain tax as it is, these are not capital asset। हो गया capital asset की definition। section 214 है क्या capital asset? yes 214 सर याद रखना पड़ता है, याद हो जाती वही 214, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, property includes property of any kind, property includes and shall be deemed to have always included any rights or in relation to an Indian company including rights of management or control or any other right whatsoever। है ना, अगर अपना इंडियन कंपनी के अंदर कोई चीज के ऊपर में अपने राइट्स है ना, फॉर एग्जांपल शेयर्स एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी। नोट ये लो सर, वी लाइक द ट्री डायग्राम। ओ हो, ये देख गिरता हुआ ट्री ऐसा नीचे 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 नीचे, चलो ठीक है, बट ये आई एम जस्ट अगेंस्ट दिस वन। मैं क्यों बनाऊं ये डायग्राम? कैपिटल एसेट यानी क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी वेदर connected or not with his business or FIIs which will invested in such securities as per the SEBI regulation। ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है। एक्सेप्ट इसके लिए जो है उसके लिए एक्सेप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, रूरल लैंड, गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल डिपॉजिट बॉन्ड और स्पेशल बियरर बॉन्ड, जो भी होगा। एक्सक्लूजन फ्रॉम पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट में क्या नहीं आता? ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता, तो कैपिटल एसेट है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, स्कल्पचर्स एंड वर्क ऑफ आर्ट, दीज एसेट्स आर हेंस कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214। खल्लास। सर अगली बार से हम इतना डब्बा ही देखेंगे, जो देखना है देखो। मेरे हिसाब से थ्योरी पूरी की पूरी पढ़नी चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अब आ गया भेदभाव वाला मैटर। कैपिटल एसेट समझ में आया, तो अब हम समझेंगे कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सर जो एसेट हमने 1-2 साल के लिए खरीदा वो शॉर्ट टर्म, और जो हमने लंबे समय के लिए खरीदा वो लॉन्ग टर्म। तुमने क्या पर्पस से खरीदा ये सिर्फ तुम्हारे मन में है। तुमने कहीं ऐसा लिखे हुआ है क्या दीवार पे कि ये एसेट मैं 7 दिन से बेचूंगा, 7 महीने से बेचूंगा, 7 साल से बेचूंगा? नहीं। हाउ इट विल बी इफ एसेट इज परचेस्ड फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस, तो हु विल डिफाइन इट इज शॉर्ट टर्म पर्पस और नॉट? तो आपने किस पर्पस से खरीदा ये नहीं देखा जाता। जब आपने बेचा तब इसके पहले आपने कितने साल रखा था वो देखा जाता। वैसे भी काय के लिए बात चल रही, कैपिटल गेन्स के लिए बात चल रही ना, तो टैक्स कब आएगा या गेन कब कैलकुलेट होंगे? जब बेचेंगे। तो बेचते समय देखते कि इसके पहले कितने दिन आपने आपके पास रखा। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिफाइन अंडर दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर इज कॉल्ड एज, डेट ऑफ ट्रांसफर को हम शॉर्टकट में डेट ऑफ ट्रांसफर बोलेंगे। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं ना, डीओबी एडोब, तो ऐसे डॉट, डेट ऑफ ट्रांसफर। और सर डीओडी क्या रहता है? डेट ऑफ डेथ। चलो अभी अपने काम नहीं, पार्टनरशिप में आता था वो। हाँ, सो कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। या फिर कैपिटल एसेट इज सोल्ड बिफोर कंप्लीटिंग 36 months। है, मजा नहीं आया। कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एसएससी for not more than 36 months before it is sold immediately preceding the date of its transfer is termed as short term capital asset। और what is long term capital asset? इतनी प्यारी डेफिनेशन है, asset which is not a short term is a long term। देखो देखो ऐसी मस्त ऐसी डेफिनेशन, कैपिटल एसेट which is not a short term capital asset is a long term capital asset। सर मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की अच्छी डेफिनेशन याद आ गई। कौन सी? सर एसेट which is not a long term capital asset is a short term capital asset। खाना खाली मारी, short term capital asset which is held for less than 36 months immediately preceding the date of its transfer is called as short term capital asset English। anyways, so 36 months के बाद में, हाँ 36 महीने के बाद में पक जाता है एसेट, मैच्योर्ड हो जाता। इफ आफ्टर द एक्विजिशन अप टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर, अगर 36 महीने हो जाते तो वो पक जाता, मैच्योर हो जाता। जैसे शादी की एज नहीं रहती क्या, 21 साल की, 21 ईयर्स की, और 21 ईयर्स के बाद में वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, मैच्योर हो जाता। नहीं सर, गर्ल्स के लिए तो 18 ईयर्स ही रहता। डिपेंड करता ना, भगवान ने इनको दिमाग बहुत ज्यादा दिए हुआ है, ये जल्दी मैच्योर हो जाते 18 ईयर्स। ये थोड़े ठोंबे रहते, इनके पहले के 3-4 कुछ साल तो ऐसे रहते फालतू बातें करने में जाते, हवा हवा में, तो मैच्योरिटी आती नहीं 21 ईयर। तो सर एसेट में भी ऐसा होता होगा क्या कि कोई एसेट 36 मंथ्स में मैच्योर होते और कोई एसेट जल्दी मैच्योर हो जाते?
रहता ना जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। देखो, अ सिक्योरिटी other than listed in recognized stock exchange in India, a unit of UTI or unit of equity oriented fund or zero coupon bond held for more than 12 months. Oh my God. Capital asset which is not a short term capital asset is a long term capital asset. The following are the assets, therefore long term capital asset. और वैसे 36 महीने हैं, लेकिन एक्सेप्शनल बोलो या डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर दिया कि वो लिस्टेड सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अ सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अ यूनिट और अ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब आपको आइडिया कि म्यूचुअल फंड तीन टाइप का रहता है, एक रहता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक रहता है यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड और एक रहता है डेप्ट इक्विटी मिक्स वाले फंड। तो जो प्योरली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है, जो प्योरली यूटीआई के यूनिट्स है, वो लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, वो मैच्योर 12 महीने नहीं हो जाते। अलग अलग टाइप के आम रहते, कोई 2 दिन में पक जाते, कोई 6 दिन में पकते, वैसे अलग अलग टाइप के एसेट्स है। सर वो गर्ल बॉयज का भी एग्जांपल अच्छा था, हाँ चलो ठीक है, जो भी है। तो कोई एसेट 12 महीने में पक जाते, कोई एसेट 24 महीने में पकते, कोई एसेट 36 महीने में पकते। सर क्या मजा आया सर इनको, एक 36 महीने का टारगेट रखते थे, काहे को कंफ्यूजन करने का, इतना कर दिया ना, अब हंसते हंसते स्वीकार लेते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी सर याद रहेगा याद नहीं रहता, हो जाता ऑटोमेटिकली। लिस्ट अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स 12 महीने, अनलिस्टेड शेयर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ held for more than 24 months immediately preceding the date of its transfer. Listed shares in a stock exchange, registered stock exchange, units of UTI, units of equity oriented mutual fund or a zero coupon bond 12 महीने, अनलिस्टेड शेयर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड और बिल्डिंग 24 दिन 24 महीने, और एनी अदर एसेट 36 महीने, एनी अदर कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। सर एक बार वापस डब्बे में पैक करके देता आपको, घर पे लेके जाओ, आराम से खोल के देखो, एंड देयर आफ्टर ये बन गया डब्बा, और डब्बे में खोल के मस्त देखने का, आराम से लेके जाओ पैकिंग में। STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल लेस देन 36 मंथ जनरल एसेट, LTCG ग्रेटर देन 36 मंथ्स। 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम है तो शॉर्ट टर्म। काय के बारे में, जनरल एसेट्स, मेरे जैसे जो सिंपल रहते हैं। इन केस ऑफ सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और यूनिट्स का तो ऐसा है कि लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीने में मैच्योर्ड रे बॉस। अनलिस्टेड शेयर्स का कैसा है, अनलिस्टेड शेयर्स का ऐसा है सर, अनलिस्टेड शेयर्स लैंड और बिल्डिंग बोथ 24 महीने में डम, और यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड, सर ये अदर एसेट्स में आ गया ना, हाँ, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स। अब देखो कितना सारा मजा आ गया, शेयर्स सॉरी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, फिर इसमें लिस्टेड, इधर लेता सिक्योरिटीज, इसमें लिस्टेड और अनलिस्टेड, फिर उसमें शेयर्स, लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं, इसमें लिखते था शेयर्स, सॉरी शेयर्स और अदर्स। शेयर्स के अंदर में लिस्टेड शेयर्स रहे तो, लिस्टेड शेयर्स रहे तो 12 महीने, अनलिस्टेड शेयर्स रहे तो, अनलिस्टेड शेयर्स रहे तो 24 महीने। सिक्योरिटीज में लिस्टेड सिक्योरिटीज रही तो, लिस्टेड सिक्योरिटी रही तो 12 महीने, और अनलिस्टेड सिक्योरिटी रही तो अदर देन शेयर से तो 36 महीने। आपको जैसे लगे वैसा करो। मैंने यहां पे शेयर्स और अदर बोला, आप लिस्टेड और अनलिस्टेड बोलो, फिर लिस्टेड में शेयर्स, लिस्टेड में सिक्योरिटीज, लिस्टेड अनलिस्टेड, लिस्टेड में शेयर्स हो यस अदर सिक्योरिटीज हो, लिस्टेड है तो 12 महीने, अनलिस्टेड के अंदर में शेयर्स हो तो 24 महीने, और अदर हो तो 36 महीने। ये सब मजा आगे बात में बातें करते, जैसा तेरे को मजा आया वैसा ले, ठीक है ना। पढ़ाई है काय के लिए, मजा लेने के लिए, तो ले ना मजा, जैसा मजा आता है वैसे। वहां जी हाउ शुड, वाई शुड आई इंटरफियर यार, ठीक है ना सर, इंटरफियर नहीं, इंटरमीडिएट, पीजीएस नहीं। ओके नेक्स्ट 36 मंथ्स, 36 मंथ्स
सर याद हो गया अच्छे से? शेयर्स के केस में, लिस्टेड शेयर्स के केस में इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट्स, यूटीआई के यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड 12 महीने में लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज 24 महीने में लॉन्ग टर्म। अदर एसेट्स इंक्लूडिंग अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स और यूनिट्स ऑफ डेप्ट ओरिएंटेड फंड 36 महीने इंक्लूडिंग, यानी जनरल एसेट इंक्लूड। यानी सर अगर गोल्ड है मेरे पास में तो उसको मैच्योर होने को कितना टाइम लगता है? 36 महीने। अगर मेरे पास में प्लॉट पड़ा है, खाली प्लॉट है सर, लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीने में मैच्योर हो जाता सर। फिर 36 महीने में कौन कौन आते होंगे? शेयर्स तो 12 महीने में पक जाते, लैंड और बिल्डिंग 24 महीने में पक जाती। फिर 36 महीने में कौन आता होगा? सर गोल्ड। गोल्ड के अलावा कोई कैपिटल एसेट ध्यान में नहीं आता क्या? अपने बिजनेस का गुडविल, अपने बिजनेस की मशीनरी कब लॉन्ग टर्म बनती होगी? जल्दी बताओ, फास्ट, योर नॉलेज विल बी टेस्टेड। सर बिजनेस में जो मशीनरी रहती जिसपे डिप्रिसिएशन चार्ज होता वो हरदम शॉर्ट टर्म ही रहता। आपने बोला था इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। हर मशीनरी जिंदा कब होती? 1 अप्रैल को जिंदा होती, क्योंकि ब्लॉक ही जिंदा होता है 1 अप्रैल को, और 31 मार्च तक खलास हो जाता अगर होना रहा तो वो तो हरदम शॉर्ट टर्म ही रहता। चलो, यानी डिप्रिशिएबल एसेट हरदम शॉर्ट टर्म। इक्विटी शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये सब 12 महीने सब हो गया सर अब अपना। चलो ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि ट्री डायग्राम में डिप्रिशिएबल एसेट की भी एक फांदी निकाल देना, ठीक है ना? फांदी समझती क्या? ब्रांच। ओ माय गॉड सर, अकाउंट्स में भी ब्रांच है। अकाउंट टैक्स एक में मर्ज नहीं करने का, ठीक है ना? पहले था इंटरमीडिएट में और फाइनल में देयर वाज अ प्रपोजल कि 7 पेपर्स ऑफ 7 सब्जेक्ट एंड 1 पेपर इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट, ऐसा रखो। और वो डिमांड जब से मैं पढ़ रहा तब से चलते आ रही कि एक पेपर होना चाहिए कि सब टॉपिक एक साथ में पूछे जाने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो सब एक साथ में ही आता। सी द क्रुएलिटी ऑफ दोज हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट। पर जब से मैं बना तब से मैंने एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि आई एम सो सिंपल पर्सन, यू नो। थैंक यू। हाँ, पर ऐसे भी थॉट्स चल रहे बेटा दुनिया में, ध्यान में रखना। फटाफट क्लियर करो, ये लोग चीजें पास करेंगे उससे पहले आप पास हो जाओ। पास अभी नहीं बोला मैं, इंटरमीडिएट सीए पास हो जाओ। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द एसेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन द केसेस गिवन बिलो। सर सॉल्यूशन नहीं देखने का, ओके। एक्स परचेसेस हाउस प्रॉपर्टी ऑन मार्च 10-19। सर हाउस प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीने, मार्च 19, एंड ट्रांसफर सीट ऑन जून 6, 2020। मार्च से लेके तो जून तक के 15 महीने कुछ तो भी होते सर, 2 साल कंप्लीट नहीं हुए। साल मत बोला सर, करो सर। फिर 24 महीने कंप्लीट नहीं हुए, 24 मंथ्स, या सो इट इज अ शॉर्ट टर्म। हाउस प्रॉपर्टी 24 मंथ्स प्लस, ये मिनिमम पीरियड है। यहाँ पे कितना है? 14 महीने 27 दिन, शॉर्ट टर्म। क्या बात है! प्रेजेंटेशन का तरीका देखो कितना प्यारा है कि नहीं? टाइप ऑफ एसेट का भी एक कॉलम बना देना था, इतना ही प्रेजेंटेशन का शौक आया था। तो एनीवेज, दूसरा, वाई परचेस लिस्टेड शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी ऑन मार्च 10-19, ओ माय गॉड, एंड ट्रांसफर सीट ऑन जून 6, 2020। सर लिस्टेड शेयर्स 12 महीने में मैच्योर होती सर ये, और ये 15 महीने, 14 महीने 27 दिन है लॉन्ग टर्म। देखो वाई लिस्टेड शेयर्स 12 महीने, 14 मंथ्स 27 डेज लॉन्ग टर्म। तीसरा, Z acquires units of equity oriented mutual fund on 7 जुलाई 2019 and he transferred these units on जुलाई 10, 2020। सर इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट्स 12 महीने में मैच्योर होते। यहाँ पे जुलाई 7 से लेके तो जुलाई 10, 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 दिन हो गए, 12 महीने 3 दिन लॉन्ग टर्म। देखो Z यूनिट ऑफ इक्विटी 12 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स एंड 3 डेज लॉन्ग टर्म। सर बहुत मजा आ रहा है सर, चलन दो ऐसी दिन भर, हो गया होशियार है। ए परचेसेस डायमंड ऑन सितंबर, ले डार्क हो गया है, मजा नहीं आया कलर में। कलर का भी अपना एक रुतबा रहता। ए परचेसेस डायमंड्स ऑन सितंबर 12-17 एंड गिव द सेम टू हिज फ्रेंड बी ऑन दिसंबर 31-18। कुछ भी प्रॉब्लम डालना बीच में, मैं ये आगे का कंसेप्ट है। गिफ्ट देना इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। मैंने मेरे दोस्त को गिफ्ट दिया, मैंने 7 महीने मेरे पास रखा, फिर मैंने दोस्त को गिफ्ट दिया, फिर दोस्त ने 4 साल खुद के पास में रखा, फिर उसने बेचा। तो वो जब बेचेगा तो उसके लिए जब टाइम कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके 4 साल और मेरे 7 महीने दोनों लिए जाते फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रीवियस ओनर। एक्स परचेज डायमंड्स ऑन 12 सितंबर 2017, गिव द सेम टू हिज फ्रेंड ऑन दिसंबर 31-18, यानी कितने दिनों के बाद में? 1 साल
12 महीने 15 महीने के बाद समझ लो, अंदाजे अंदाजे। बी ट्रांसफर्स इट ऑन अक्टूबर 20 2020, तो यहां से यहां तक के टाइम लिया जाता है। अक्टूबर 20 और सितंबर 20 17 टाइम कैलकुलेशन प्रीवियस ओनर से लिया जाएगा। सर हमको कौन बताएगा? मैं बता रहा हूं ना, तरीका है बताने का, कोई थियरी में बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम में बताऊंगा, धीरे धीरे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे 3 महीने 12 महीने 12 महीने नहीं, सॉरी, बार 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 36 और 1 महीना लो, 37 मंथ्स 8 डेज, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा। और जबकि मैच्योर होने को कितने दिन लगते? 36 महीने। ढैन ये आ गया डायमंड, ठीक है ना। डायमंड कौन से कलर में लेना? सर डायमंड के कलर में लो। ओके, मिलेगा क्या डायमंड का कलर आजकल? ये लो, नीला वाला डायमंड। हाँ, डायमंड 36 मंथ्स, सितंबर 12 17 से अक्टूबर 20 2020, यानी कितने महीने हुए रे भैया मेरे? 37, इनको तो कैलकुलेशन भी नहीं आता। 37 मंथ प्लस 8 डेज, यानी लॉन्ग टर्म हुआ बढ़िया पैकी ऐश। नेक्स्ट, अब आया 5वां पॉइंट। सर एक क्वेरी थी, अब क्या क्वेरी? मैं 5वां पॉइंट खत्म करा दो ना पहले, मैं पहले 5वां पॉइंट खत्म करा। नहीं सर, पहले क्वेरी, पहले 5वां पॉइंट। सी परचेसेस यूनिट अनलिस्टेड शेयर। सर अनलिस्टेड शेयर 24 महीने में पैक। ऑन नवंबर 21 2018 द कंपनी ट्रांसफर शेयर्स इन द नेम ऑफ सी जनवरी 5 19। नवंबर 18 जनवरी 5 19। सर जुम्मा जुम्मा 2 महीने नहीं हुए। नहीं सर, कंपनी ट्रांसफर शेयर्स इन द नेम ऑफ सी, दिस शेयर्स आर ट्रांसफर्ड बाय सी ऑन दिसंबर 20 2020। दिसंबर 20 से लेकर तो नवंबर 21 18 और ये 2 साल 1 महीना हो गया, यानी टोटल 25 महीने हो गए, और ये अनलिस्टेड है। ये जो कंपनी ट्रांसफर शेयर्स इन द नेम ऑफ सी है, तो सी कौन है? सी ये शायद ट्रांसफर के केस में नहीं आता। सर कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर के केस में नहीं आती हो? सर गिफ्ट नहीं आता, ये नहीं आता, वो 17-18 चीजें जो ट्रांसफर के डेफिनेशन में समझने का है। ये लेक्चर में नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इतना खत्म कर दो। ये समझो कि सी ने जब बेचा अनलिस्टेड शेयर्स तो 24 मंथ्स देखे जाएंगे, और कहां से देखे जाएंगे? प्रीवियस ओनर से देखे जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको एक बार वापस रेफर करनी पड़ेंगी। तो ये काले केस में ये लॉन्ग टर्म है। If an asset is acquired by gift, will, etc., that is circumstances mentioned 49(1), then the period of holding of previous owner is also taken into consideration. In case of shares, the purchase date by broker is taken as the date of acquisition. अगर ब्रोकर ने खरीदे हुए होंगे, जैसे मैंने मेरे ब्रोकर को बोल दिया कि भाई हर्षद इधर आ, बोले कौन? मैं था? नहीं, मैं था। अच्छा ठीक है, जो भी है, तो उसको बुलाया, बोला एक काम कर, मेरे लिए शेयर्स खरीद। तो जिस दिन उसने मेरे लिए शेयर्स खरीदे और फिर मेरे नाम पे ट्रांसफर किए, तो मेरे नाम पे आने से नहीं, जिस दिन शेयर ने ब्रोकर ने मेरे नाम पे लिया वहां से गिनना चालू होता। ठीक है, एनीवेज यहां तक ठीक है। क्वेरी क्या थी? क्वेरी थी डायमंड के बारे में। कहां है डायमंड? ये देखो, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल रहता, वैसे हमारे यहां पे सेल्फ जनरेटेड डायमंड है। मैं मम्मी पापा का हीरा। एनीवेज, हाँ चलो ठीक है। सो डायमंड्स, डायमंड के बारे में अलग क्वेरी है। क्वेरी ये है कि सर डायमंड ज्वेलरी में आता क्या? नहीं आता ज्वेलरी में। सर फिर तो कैपिटल एसेट ही नहीं रहा। ज्वेलरी को एक्सेप्शन बोला आपने, हाँ ना, पर डायमंड पर्सनल इफेक्ट में भी नहीं आता ना। एनी प्रॉपर्टी हेल्ड इन काइंड बाय एन एसएससी, इफ आई हैव डायमंड, इज इट माई पर्सनल इफेक्ट? मैं डायमंड यहां पे लगा के घूमता क्या नागोबा के जैसा? नागमणि है क्या? वो नहीं है। फिर वो डायमंड का क्या करूंगा? एक तो अगर अंगठी में डाला होगा तो ज्वेलरी होगी, तो भी कैपिटल एसेट है, और अगर हाथ में रखा होगा तो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ज्वेलरी, वो वैसे भी कैपिटल एसेट है। आर यू गेटिंग? वैसे भी डायमंड इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। अगर मेरे पास में गोल्ड बिस्किट्स है, कैडबरी है गोल्ड की, इन दैट केस इट इज अ कैपिटल एसेट। व्हाई? इट इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट। ऐसा कैडबरी ऐसे शर्ट को अटका के थोड़ी जाता कोई, तो इट इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट। और अगर अटका के जाता होगा देन इट बिकम्स अ ज्वेलरी, तो भी कैपिटल एसेट है। मैटर क्लोज हो गया, तो विषय खत्म हो गया ना वो। आर यू गेटिंग? यस। और इतनी मजा आती है इसके अंदर में। इट इज सेड दैट कि डायमंड्स एम्बेडेड इनटू द फर्नीचर्स आर ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। फर्नीचर इज व्हाट? पर्सनल इफेक्ट। और पर्सनल इफेक्ट आता नहीं। तो हमारे क्लाइंट इतना होशियार, उसने सोफा सेट बनाया, सोफा सेट को हैंडल बनाया, हैंडल पे 2 शेर के मुंह बनाए, और शेर के दोनों आंखों के अंदर में 4 डायमंड फिट चिपका दिए, और फिर बाद में वो सोफा सेट बेचा। आर यू गेटिंग? वो जब डायमंड लिए होंगे तो कुछ तो भी
40 लाख के थे 4 डायमंड, और जब बेचा तो 4 करोड़ में बेच दिया, उसमें हुआ 3 करोड़ 60 लाख का कैपिटल गेन। एओ बोले कैप बोले नहीं, फर्नीचर बेचा, इट इज अ पर्सनल इफेक्ट, सी द डेफिनेशन ऑफ। और बोले लेकिन वो एक्सेप्शन में तो ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी थोड़ी है बोले। तो इन्होंने ज्वेलरी जहां लिखा वहां पे और नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, यहां पे तो नहीं लिखा है ज्वेलरी एज वेल एज, कौन से खड़े बोलते अपन उसको, खड़ों को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर में, स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स एम्बॉडीड इनटू फर्नीचर आर आल्सो एक्सेप्शन टू पर्सनल इफेक्ट्स। इवन सी देखो श्रीदेवी वगैरह लोगों ने भी बहुत गौर करके रखा है। श्रीदेवी समझते हो ना आप, हमारे टाइम की हीरोइन, तुम्हारे टाइम की समझ लो जैसे कैटरीना फैटरीना होती होंगी, ठीक है ना, हमारे इस टाइम की कैटरीना चलती हमको। सो जो भी है, तो श्रीदेवी का घाघरा बनाया गया था विच इज मेड अप ऑफ गोल्डन थ्रेड्स। बाप रे बाप सर, फिर वो क्या आएगा, वो तो पर्सनल इफेक्ट है, घाघरा दिल्ली से लेके आगरा मेरा घाघरा जो भी होगा, है ना, तो वो घाघरा भी पर्सनल इफेक्ट में आना चाहिए, हाँ, बट उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया, इफ एनी घाघरा स्यून बाय वीव्ड बाय, वीविंग बोलते ना, हाँ, वो जो भी है, बाय गोल्डन थ्रेड्स विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। लोगों को दिमाग बहुत है ना, क्या क्या करेंगे, ऐसा गोल्ड का शर्ट पहन के आ जाते लोग, सीरियसली, ठीक है ना। एनीवेज, सो दैट दीज आर ऑल, एंड आप काढ़ा करो, सीबीडीटी उसके ऊपर में इलाज कर देगा। तो कोई भी चीज, गोल्ड, बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, हीरा पन्ना, वट एवर इट इज विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। तो आपका दिमाग कम यूज किया करो। क्या क्या खत्म कर दिया अपन ने, व्हाट इज कैपिटल एसेट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म, सफिशिएंट हो गया पहले लेक्चर के हिसाब से। अब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा व्हाट इज ट्रांसफर, what transactions are treated as transfer and what are not treated as transfer। सर हमने एक बार पढ़ के आना चाहिए क्या, सच में पढ़ के आना चाहिए, फिर आपको समझ में आता कि लॉ लिखते समय कितना मजा करते ये लोग। ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ओगो भाई कितनी है हुए, हाँ भरपूर है। फिर आएगा कैपिटल गेन्स, थर्ड लेक्चर से कैपिटल गेन स्टार्ट भी हो जाएगा। सर कुछ कुछ टॉपिक थर्ड लेक्चर में खत्म हो जाते हैं, हाँ ये स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक ड्यू केयर, बाय।